Okay, so now today we have our topic with us, which is hemoglobin undergoes a structural change on binding oxygen. Now, when the paragraph begins, what it tells us about. So it tells that the protein which is responsible for transporting oxygen in blood, that is hemoglobin, it undergoes a structural change. Structural change means the structure which is it having before binding of ऑक्सीजन इज नाउ बीइंग चेंज्ड, यानी कि जो कुछ भी हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर था जो कि पहले था, यानी कि ऑक्सीजन की बाइंडिंग से पहले था, वो ऑक्सीजन की बाइंडिंग के बाद चेंज हो जाता है। तो अब हमने एक एक्स रे, नॉट हमने बट जो भी साइंटिस्ट इसमें इन्वॉल्व थे, उन्होंने एक एक्स रे एनालिसिस किया। उस एक्स रे एनालिसिस में ये चीज़ रिवील हुई कि ये जो हीमोग्लोबिन होती है इसकी दो कॉन्फर्मेशंस होती हैं। वो दो कॉन्फर्मेशंस होती हैं, एक होती है आर स्टेट और दूसरी होती है टी स्टेट। लेकिन उसके बाद इसमें ये बताया गया है कि जो आर स्टेट है, मतलब बोथ स्टेट्स कैन बाइंड ऑक्सीजन, बट द सिग्निफिकेंटली जो हाइयर एफिनिटी है हीमोग्लोबिन की वो आर स्टेट के लिए इन कंपैरिजन टू द टी स्टेट। दिस इज व्हाट इट हैज़ डन. When oxygen is absent experimentally, the T state is more stable and is thus the predominant conformations. Then we have stabilization by oxygen. The binding of oxygen actually stabilizes the R state, but the T state is more stable when there is absence of oxygen. तो हमने ये बोल दिया. Now T and R originally denoted tensed and relaxed. तो यानी कि जो टी स्टेट है जब उसको ऑक्सीजन मिल रही है तो वो ज़्यादा टेंस्ड है, पर जो आर स्टेट है जब उसको हम ऑक्सीजन दे रहे हैं तो वो स्टेबलाइज हो जा रही है, यानी कि वो रिलैक्स्ड है. So when oxygen is not present, the T state is more stable and making predominant conformation of deoxyhemoglobin, यानी कि हीमोग्लोबिन विदाउट ऑक्सीजन वाली जो कॉन्फॉर्मेशन है वो टी स्टेट की बना रही है या फिर टी स्टेट बना रही है. तो ये हमने देख लिया है. देन मूविंग ऑन, लोकेशन ऑफ आयन पेयर्स. ये जो लोकेशन ऑफ आयन पेयर्स है, स्पेसिफिकली मैनी आयन पेयर आर फाउंड एट द इंटरफेस बिटवीन द अल्फा एंड बीटा सब यूनिट ऑफ हीमोग्लोबिन. जितना हमने अभी तक डिस्कशन किया है उसमें हमने ये चीज़ हमने फाइंड आउट कर ली है कि जो हीमोग्लोबिन है उसमें दो यूनिट्स होते हैं, एक होती है अल्फा यूनिट और दूसरी होती है बीटा यूनिट. अब जितने भी आयन के पेयर्स हैं वो सब हमको इसी इंटरफेस में मिलते हैं. वो इंटरफेस कौन सा है? जो अल्फा और बीटा का इंटरफेस है वहाँ पे मिलते हैं. ट्रिगरिंग कॉन्फर्मेशन चेंज बाय ऑक्सीजन बाइंडिंग. अब ये ऑक्सीजन बाइंडिंग से क्या कॉन्फर्मेशन चेंज हो रही है? व्हेन ऑक्सीजन बाइंड्स टू हीमोग्लोबिन सब यूनिट इन द T state, it triggers a change in conformation from the T state to R state. तो हमने ये चीज़ पहले ही डिस्कस कर ली है कि जो T state है वो तब बनती है जब ऑक्सीजन एब्सेंट होती है, जबकि आर स्टेट तब बनती है जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है. देन मूविंग ऑन, डिस्क्रिप्शन ऑफ कॉन्फर्मेशनल चेंज. नाउ अब ये कॉन्फर्मेशनल चेंज का डिस्क्रिप्शन है क्या? ये है कि ड्यूरिंग दिस transition, the structure of the individual subunit of hemoglobin change minimally. यानी कि ये जो ट्रांजिशन है जिसमें ऑक्सीजन बाइंड हो रही है, जो एक इंडिविजुअल सब यूनिट है हीमोग्लोबिन की, उसमें मिनिमलिस्टिक चेंज आती हैं. हावेवर द अल्फा एंड बीटा सब यूनिट पेयर स्लाइड पास्ट ईच अदर एंड रोटेट. हावेवर जो कि अल्फा और बीटा यूनिट्स होती हैं वो एक दूसरे के मतलब एक दूसरे में क्या करती हैं, वो स्लाइटली पेयर होती हैं, मतलब जो उनका पेयर होता है और वो एक दूसरे के ऊपर रोटेट होती हैं. द मूवमेंट नैरो द पॉकेट बिटवीन द बीटा सब यूनिट. अब ये जो मूवमेंट है ये सबसे कम कहाँ पे होता है? बीटा सब यूनिट में कम होता है, लेकिन
उसमें ज़्यादा होता है अल्फ़ा में। सो ओवरऑल दिस पैराग्राफ डिस्क्राइब्स हाउ हीमोग्लोबिन ट्रांजिशन बिटवीन टू मेन कॉन्फॉर्मेशन T and R states and how the binding of oxygen influences this transition, ultimately affecting hemoglobin's ability to transport oxygen in blood. Now, moving on to our next paragraph. Max Perutz proposed that the T to R transition is triggered by change in position of key amino acid side chain surrounding the heme. तो ये जैसे अगर ये हेम ग्रुप है, इसके साइड में जो की अम्यूनो एसिड्स हैं उनकी पोजीशन में चेंज ही टी से आर स्टेट में इसको चेंज करवा रहा है. इन द टी स्टेट द पोरपायरीन इज स्लाइटली. जब हम बात कर रहे हैं टी स्टेट के, तो हमें पता है प्रोपायरीन एक रिंग होती है, जैसे कि हमारा जो हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है वो प्रोपायरीन है. तो ये जो होती है स्लाइटली बेंड होती है, जिस वजह से ये जो हेम का आयरन है वो ज़्यादा बेंड होता है. जो उसकी हिस की साइड चेन है, जो उसका प्रॉक्सिमल जो हिस की F8 साइड है उसकी तरफ को थोड़ा सा बेंड होता है. तो ये जो बाइंडिंग है O2 की इस वजह से हो पाती है एक प्लेनर कॉन्फर्मेशन में, जिससे कि शिफ्ट हो रही है इसकी पोजीशन. जो शिफ्टिंग है वो हो रही है प्रॉक्सिमल हिस से F हेलिक्स में. सो इसकी वजह से क्या होता है, चेंज होता है आयरन में, मतलब जो चेंज होता है बेसिकली उसके स्ट्रक्चर में, उसकी जो यूनिट्स हैं अल्फा 1 और बीटा 1. द नेक्स्ट टॉपिक विच वी हैव इज हीमोग्लोबिन बाइंड्स ऑक्सीजन कोऑपरेटिवली. तो इसको भी हम इसी वीडियो में कवर करेंगे कि हीमोग्लोबिन जो है वो किस तरीके से बाइंड कर रहा है ऑक्सीजन को कोऑपरेटिवली मतलब क्या होता है, कोऑपरेट करना, किसी चीज़ में हेल्प करना. तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऑक्सीजन जाके बाइंड हो रही है हीमोग्लोबिन पे, लेकिन जो हीमोग्लोबिन है वो भी इक्वल एफर्ट्स डाल रहा है, वो भी इक्वली हेल्प कर रहा है ऑक्सीजन को खुद से बाइंड करने में. वो कैसे? हीमोग्लोबिन मस्ट बाइंड ऑक्सीजन इफ़िशियंटली इन द लंग्स. अब हीमोग्लोबिन के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि उसको बहुत इफ़िशियंटली ऑक्सीजन को बाइंड करना पड़ेगा लंग्स में, क्योंकि हमारा जो ऑक्सीजन का सोर्स है पूरी बॉडी में वो लंग्स में ही होता है. whereas the partial pressure of O2 is about 13.3 K pascals and releases oxygen in the tissue where the partial pressure is about 4. मतलब कि अगर हमने ये अब पार्शियल प्रेशर की बात की है, तो अगर पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है लंग्स में, यानी कि लंग्स में जो हीमोग्लोबिन है वो ज़्यादा अच्छे से O2 को बाइंड करेगा, लेकिन पार्शियल प्रेशर टिश्यूज़ में कम है, यानी कि वहाँ पे जाके वो ऑक्सीजन को रिलीज़ कर देगा. तो हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिवली हेल्प करता है ऑक्सीजन की. Myoglobin or any protein that binds oxygen with a hyperbolic binding curve would be ill suited to this function for the reason illustrated in figure 1512, that a protein that bound O2 with high affinity would bind it efficiently in the lungs but would not release much of it in the tissue. अच्छा, तो अब हमने ये चीज़ देखी तो इसमें हमें ये पता चला कि जैसे मायोग्लोबिन है उसके केस में ऐसा नहीं होता है. ये सिर्फ ऑक्सीजन का केस है जहाँ पे वो इफ़िशिएंटली बाइंड कर रहा है और उसकी रिलीजिंग की एबिलिटी भी उतनी ज़्यादा है. हावेवर ये और प्रोटीन्स के साथ नहीं होता है. If the protein bound oxygen with a sufficient low affinity to release it in the tissue, it would not pick up much oxygen in the lungs. यानी कि अगर कोई भी ऐसा प्रोटीन है जिसके पास एबिलिटी नहीं है ऑक्सीजन को रिलीज़ करने की, तो वो ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन को कैरी ही नहीं कर पाएगा. तो हीमोग्लोबिन ने ये प्रॉब्लम को सॉल्व किया बिकॉज ऑफ उसकी जो अंडरगोइंग ट्रांजिशन है, यानी कि जो उसकी लो एफिनिटी स्टेट है, यानी कि जो उसकी टी स्टेट है जो कि अनस्टेबल है, जो कि स्ट्रेस टेंस्ड स्टेट है, उससे वो अपने आप को चेंज कर रहा है और हाइयर एफिनिटी वाली स्टेट पे ला रहा है जो कि आर स्टेट है. एज मोर O2 मॉलिक्यूल आर बाउंडेड, जिससे कि उसमें ज़्यादा ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल बाउंड हो रहे हैं. As a result, hemoglobin has a hybrid S shape और sigmoid. तो ये जो
अब देखो यहाँ पे दो चीज़ें हैं। जो मायोग्लोबिन है, मायोग्लोबिन का हीमोग्लोबिन से सॉरी, मायोग्लोबिन का ऑक्सीजन से बाइंडिंग का कर्व जो होता है वो हाइपरबोला होता है। वो कैसा होता है? वो होता है हाइपरबोला। मायोग्लोबिन का ऑक्सीजन से बाइंडिंग का कर्व जो होता है वो होता है हाइपरबोला। और जो ऑक्सीजन से बाइंडिंग का कर्व होता है किसका, हीमोग्लोबिन का, वो होता है सिग्मॉइड, यानी कि एस 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 शेप बेसिकली। तो ये डिफरेंस होता है दोनों में। नाउ मूविंग ऑन, द नेक्स्ट विच वी हैव इज a single subunit protein with a single ligand binding site cannot produce a sigmoid binding curve। यानी कि अगर कोई एक ऐसा प्रोटीन है जिसमें सिर्फ एक बाइंडिंग साइट है, वो सिग्मोइड बाइंडिंग कर्व प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। Even if binding elicits a conformational change, because each molecule of binding ligand binding independently cannot affect the binding of another molecule। क्योंकि सिर्फ एक मॉलिक्यूल की बाइंडिंग दूसरे लिगेंड से इंडिपेंडेंट होती है और वो किसी और की बाइंडिंग को अफेक्ट नहीं करता। यानी कि अगर एक मॉलिक्यूल जाके बाइंड हो रहा है तो उसकी वजह से दूसरा मॉलिक्यूल इन्फ्लुएंस नहीं होगा। दूसरा मॉलिक्यूल अपनी एफिनिटी से बाइंड करेगा, वो वाला मॉलिक्यूल अपनी एफिनिटी से बाइंड करेगा। इन कॉन्ट्रास्ट O2 बाइंडिंग ऑफ individual subunit of hemoglobin can alter the oxygen affinity for O2 in adjacent subunit. The first O2 that interacts with deoxyhemoglobin binds weakly because it binds to a subunit of T state। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग में। हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग में क्या होता है, जो पहली सब यूनिट होती है वो बहुत कम एफिनिटी से बाइंड होती है क्योंकि वो टी स्टेट से बाइंड हो रही है। लेकिन जैसे ही पहली जो यूनिट है वो बाइंड हो रही है ऑक्सीजन की, जो उसका चेंज है वो टी से आर हो रहा है। टी से आर यानी कि ज़्यादा स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। तो ये क्या करेगा, जैसे जैसे ऑक्सीजन की बाइंडिंग होती जाएगी उसकी एफिनिटी ज़्यादा होती जाएगी। बाइंडिंग मतलब ऑक्सीजन की बाइंडिंग के लिए हीमोग्लोबिन की एफिनिटी ज़्यादा होती जाएगी एज कंपैरिजन टू फर्स्ट जो यूनिट उससे बाइंड हो रही है, सेकेंड वाली यूनिट और आसानी से और जल्दी से बाइंड होगी। Its binding, however, leads to conformational change that are communicated to adjacent subunit, making it easier for additional molecule of O2 to bind। तो इससे क्या होती है, एक हेल्प होती है कि जो O2 के जो एडिशनल मॉलिक्यूल्स हैं वो आसानी से बाइंड हो जाते हैं। इन इफेक्ट द टी जो टेंस्ड स्टेट है उससे जो रिलैक्स स्टेट है उसमें ट्रांजिशन जो होता है वो ज़्यादा रेडीली होता है। यानी कि जो सेकेंड सब यूनिट होती है वो बहुत आसानी से और बहुत जल्दी से बाइंड होती है इन कंपैरिजन टू द फर्स्ट। सो O2 इज बाउंडेड टू द फर्स्ट सब यूनिट। द लास्ट फोर्थ O2 बाइंड्स विद द हाइएस्ट, मतलब जो लास्ट वाला मॉलिक्यूल होता है वो सबसे ज़्यादा हाइएस्ट एफिनिटी से बाइंड करता है, जबकि जो सबसे पहले मॉलिक्यूल बाइंड करता है उसकी एफिनिटी बहुत कम होती है बाइंडिंग की। Then an allotropic protein is one in which the binding of ligand in one side affects the binding property of another side of the same protein। अब यहाँ पे एक नया प्रोटीन इंट्रोड्यूस हुआ है जिसको हम एलोस्टेरिक प्रोटीन कहते हैं। अब जो एलोस्टेरिक प्रोटीन होता है इसकी जो बाइंडिंग होती है, उसकी बाइंडिंग में क्या होता है कि ये एक ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जिनकी प्रॉपर्टी, जिनकी चीज़ ये होती है कि जो जिनकी बाइंडिंग प्रॉपर्टी अगर एक साइड में जो अफेक्ट कर रही है वो, मतलब जिनकी बाइंडिंग प्रॉपर्टी अगर एक मॉलिक्यूल इनसे बाइंड हो रहा है तो ये दूसरे में भी शो करेंगे कि उसकी दूसरी साइड में इनकी कुछ और प्रॉपर्टी होगी बाइंडिंग की। फॉर एग्जांपल अगर ये एक मॉलिक्यूल है, यहाँ पे इसकी प्लस बाइंडिंग एफिनिटी है तो दूसरी साइड में नेगेटिव होगी, तो ये एलोस्टेरिक होता है। अब इसमें जो एलोस्टेरिक है उसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है प्रॉपर क्या होता है। तो ये ग्रीक वर्ड है जिसको हम एलोस कहते हैं, जिसका मतलब होता है अदर, और स्टेरोज मतलब होता है सॉलिड और शेप, यानी कि बोथ जगह पे ये अलग अलग दिखाता है। सो एलोस्टेरिक प्रोटीन आर दोज हैविंग अदर शेप और कॉन्फॉर्मेशन इंड्यूस्ड बाय द बाइंडिंग ऑफ लिगेंड्स रिफर्ड टू एज मॉड्यूलेटर्स। तो इनका जो बाइंडिंग है
जो इनका कॉन्फर्मेशन है वो चेंज हो रहा है या फिर इंड्यूस हो रहा है, यानी कि चेंज हो रहा है किसी और की वजह से, जिसको हम मॉड्यूलेटर्स कहते हैं। द कॉन्फर्मेशनल चेंज इंड्यूस्ड बाय द मॉड्यूलेटर्स इंटर कन्वर्ट मोर एक्टिव एंड लेस एक्टिव फॉर्म्स ऑफ द प्रोटीन। तो अब ये जो कॉन्फर्मेशनल चेंज है जो कि मॉड्यूलेटर्स की वजह से हो रहा है ना, मॉड्यूलेटर्स क्या होते हैं? मॉड्यूलेटर्स होते हैं इंटर कन्वर्ट, जो कि ज़्यादा एक्टिव होते हैं या फिर लेस एक्टिव होते हैं, डिपेंड करता है प्रोटीन में। द मॉड्यूलेटर्स फॉर एलिस्टेरिक प्रोटीन में भी आइदर इनहिबिटर और एक्टिवेटर। तो अब ये जो एलिस्टेरिक प्रोटीन है, इनको जो चेंज कर रहे हैं मॉड्यूलेटर, जो इनको इंड्यूस कर रहे हैं, इंड्यूस मतलब कि उनकी वजह से जो चेंजेस आ रहे हैं वो एक्टिवेटर्स भी हो सकते हैं, इनहिबिटर्स भी हो सकते हैं। एक्टिवेटर्स होते हैं जो कि एक्टिवेट करेंगे उनकी प्रॉपर्टी को, इनहिबिटर ऑन द अदर हैंड उसका ऑपोजिट करेंगे, यानी कि इनहिबिट करेंगे। व्हेन द नॉर्मल लिगेंड एंड modulator are identical, the interaction is termed होमोट्रोफिक, यानी कि जो मॉड्यूलेटर्स हैं वो आइडेंटिकल होंगे, यानी कि सेम होंगे, तो वो क्या होंगे? होमोट्रोपिक। और अगर जो मॉड्यूलेटर मॉलिक्यूल्स हैं वो अलग होंगे, या उनका जो नॉर्मल लिगेंड है वो इंटरेक्शन अलग होगा, तो वो होंगे हेट्रोट्रोपिक। So some protein have two or more modulators and they can have both homotropic and heterotropic interaction. तो कुछ ऐसे modulators होते हैं जो कि टू या मोर देन टू होते हैं, हो सकते हैं, तो वो एक होमोट्रोफिक और हेट्रोट्रोफिक इंटरेक्शन दोनों ही हो सकते हैं। Cooperative binding of a ligand to a multimeric protein such as we observed with the binding of O2 hemoglobin in the form of allosteric binding often observed in the multimeric protein. तो ये हम बेसिकली मल्टीमेरिक प्रोटीन्स में मोस्टली देखते हैं। मल्टीमेरिक प्रोटीन्स क्या होते हैं ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट वी हैव टू से, we have seen a image like this image which is 15.13. Now you have to read the image, you can take screenshot or you can read it, and then you have to explain this to yourself, and you may explain this to me also in the comment sections that what is happening. देन हमारे पास यहाँ पे एक इस वाले इमेज में हमें दो चीज़ें दी हुई हैं, दो ग्राफ दिए हुए हैं। एक में है लो एफिनिटी, एक में है हाई एफिनिटी। ये है लो, हाई एफिनिटी का है बाइंडिंग, यानी कि जो हाई एफिनिटी है बाइंडिंग की वो कहाँ पे है? ये दो, पहला तो हमें दिया हुआ है उसका एक तो सिग्मॉइड कर्व है और दूसरा हाइपरबॉलिक है, ठीक है। अब ये तुम्हें मुझे बताना है कि हीमोग्लोबिन का कौन सा है, मायोग्लोबिन का कौन सा है। देन हमारे पास जो 5.11 है, इसमें हमें एक चेंज कॉन्फर्मेशन में चेंज दिया हुआ है, यानी कि ये ग्राफिकल इमेज है। ये टी स्टेट है जो कि टेंस्ड स्टेट है, और ये आर स्टेट है जो कि कैसी दिख रही है वो आप देख रहे हो। तो आपका ये होमवर्क है जो मैंने आपको दिया है। नाउ मूविंग ऑन, फिर हमें ये चीज़ देखनी है।